हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने चैप्टर 5 में पार्ट 1 देखा। पार्ट 1 में आपने पढ़ा सेल के बारे में, कुछ डिस्कवरीज़ के बारे में, आपने जाना सेल थ्योरी क्या होता है, आपने पढ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं। साथ ही आपने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि है व्हाट इज़ ए सेल मेड अप ऑफ, यानी सेल किसके बने होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी आपका एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ ए सेल मेड अप ऑफ, यानी सेल किसके बने होते हैं, एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, यानी जो सेल है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एक सेल में जो उसका स्पेशल फीचर होता है, या कह सकते हैं स्पेशल कंपार्टमेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं उसके ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आपने पढ़ा था प्लांट सेल में आउटर कवरिंग होती हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल इन प्लांट सेल, inner cell wall is called plasma membrane, inside the cell is a structure known as nucleus। ये आपने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन अभी हम सिर्फ प्लांट सेल की बात नहीं करेंगे, हम ऑलमोस्ट एवरी सेल्स की बात करेंगे कि लगभग सभी सेल्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो अभी हम प्लांट सेल को नहीं पढ़ाएंगे, हम सभी सेल्स को देखेंगे, क्योंकि प्लांट सेल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पाई जाती हैं जो नॉर्मल सेल में नहीं पाई जाती, इस वजह से हम सिर्फ प्लांट सेल को नहीं पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे नॉर्मल सेल जो होती हैं, कोई भी ज़्यादातर जो सेल होती हैं, चाहे वो एनिमल सेल को देख लो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल को देख लो, तो उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम क्यों प्लांट सेल को हटा दिए, क्योंकि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, इस वजह से हम इसको अभी हटा रहे हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। सेल का जो मेन कंपोनेंट है उनकी बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा न्यूक्लियस, और तीसरा न्यूक्लियस के बाहर जितने भी फ्लूइड हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये तीन फीचर्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेल्स में पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं इनसाइड द सेल, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सारे के सारे इन्हीं तीन कंपोनेंट की वजह से होता है। और साथ ही सेल अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, यानी ये जो बाहर का जो भाग है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसके साथ इंटरेक्शन भी करता है। जैसे हमारा ये सेल है, तो सेल जो आउटर एटमॉस्फेयर आप देख रहे हो उसके साथ इंटरेक्शन जो भी होता है कि टेम्परेचर को फील करना या स्वीट्स का निकलना, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं तीन कंपोनेंट की वजह से होता है। तो हम क्या कहेंगे, आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे व्हाट इज़ ए सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, और उसमें आप लिखेंगे कि द सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट्स
called organelles. अगर हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं, तो हमें ये 3 फीचर्स ज़रूर देखने को मिलती हैं कि उस सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कम से कम होगा ही होगा, साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, न्यूक्लियस भी उसमें ज़रूर होगा। तो 3 चीज़ें ज़रूर पाई जाती हैं किसी भी सेल में अगर आप उस सेल को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो। और यही 3 फीचर जो हैं वे सारे के सारे सेल के एक्टिविटीज़ को करती हैं और साथ ही ये अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट भी होती हैं इन्हीं 3 फीचर्स की मदद से। यानी आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे यहाँ पर, इफ़ वी ऑब्जर्व या इफ़ वी स्टडी ए सेल अंडर microscope, we would come across three features, that is 3 features in almost every cell। ये भी लिखेंगे 3 features in almost every cell, यानी जितने भी सेल्स हैं उनमें ये 3 फीचर्स तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा सेल में, न्यूक्लियस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा सेल में, और साथ ही आपको साइटोप्लाज्म भी ज़रूर देखने को मिलेगा एक सेल में। ठीक, ये 3 चीज़ें होती हैं जो सारे के सारे सेल्स में पाई जाती हैं और इन्हीं 3 कंपोनेंट की वजह से जितने भी सेल्स में एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सारे के सारे इन्हीं की मदद से होती हैं और साथ ही सेल कनेक्ट होता है एनवायरनमेंट से इन्हीं की मदद से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल activities inside a cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features। ठीक है, ये इतना पॉइंट आपको लिखना है कि जितने भी एक्टिविटीज़ है जो सेल के अंदर होती हैं वे सारे के सारे इन्हीं फीचर्स की वजह से होती हैं। जो सेल है अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता है, इंटरेक्ट करता है, वो भी इन्हीं फीचर्स की वजह से होता है। अब हम पढ़ेंगे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है सेल में, साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्या क्या चीज़ें साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, किस चीज़ से बना होता है, क्या फंक्शन करता है एक सेल में। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है कि किसी भी सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। किसी भी सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इसके अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे न्यूक्लियस होगा और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट,
या गोल्जी बॉडी, तो इन सभी को आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट भी करता है। यानी हमारा जो सेल है, सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, इन सभी को आउटर इन्वायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऊपर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है सेल का, जो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है, जिससे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सेल के अंदर प्रवेश ना कर सके, किसी भी तरीके से वो एंट्री ना ले सके। जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस हमारे हाथों के अंदर क्यों नहीं जाता, नाक और मुंह से ही क्यों जाता है, क्योंकि वो खुले पार्ट है, ओपन पार्ट्स है, तो वहाँ से वो एंट्री ले सकता है। लेकिन सेल के अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी ऐसे हार्मफुल एजेंट्स को एंट्री नहीं देता। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट इट्स इंटरनल कंटेंट्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आप यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the outermost covering of cell that separates its internal components from its external environment। ठीक है, तो ये सेल क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है, ये किसी भी हार्मफुल एजेंट को अंदर आने नहीं देता, बट इट अलाउज और परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने भी देता है और सेल के बाहर भी जाने देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते रहते हैं। अभी मैं इन सारी चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो सेल के अंदर जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके कारण सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर चले जाते हैं, ऑक्सीजन यूज़ होता है, इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन सेल के अंदर एंट्री करता है, किसके माध्यम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन और आउट ऑफ द सेल, but it prevents movement of some materials। जैसे ये कुछ मटेरियल्स को के मूवमेंट को प्रिवेंट भी करता है। जैसे कोई हार्मफुल एजेंट है तो उसको सेल के अंदर आने से रोकता है, यानी इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स। Therefore the plasma membrane is also called selectively permeable membrane। यही कारण है कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन आया समझ में। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा मेम्ब्रेन होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा मेम्ब्रेन होता है तो आप क्या बताओगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर जाने की अनुमति देता है और बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको अंदर या बाहर जाने नहीं देता।
ठीक है। इस वजह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही, उसके मूवमेंट को ही अलाउ करता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permits entry and exit of some materials in or out of the cell, but it also prevents movement of some materials. Therefore it is also called selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane। ठीक, इतनी बात समझ में आई। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में पूछा भी क्या है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, बिकॉज it allows or permits entry and exit of some materials in or out of the cell, but it also prevent movement of some materials। ठीक है, यानी जो भी चीज़ें सेल्स को चाहिए होंगी बस उतने को ही अंदर आने और बाहर जाने देगा। बाकी जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं या जो अनयूज्ड मटेरियल्स हैं सेल्स के लिए, उनकी एंट्री को ये इनहिबिट करता है, रोकता है। जैसे कोई हार्मफुल एजेंट है, बैक्टीरिया या कोई वायरस, उसके एंट्री को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, रोकता है। तो इतनी बात आपको पता चली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब बात ये आती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सेल है तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेल के अंदर, उसको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि सेल में ज़्यादा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो वो सेल के जो एक्टिविटी है उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार सेल से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। और दूसरी बात कि सेल को लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो सेल बाहर से ऑक्सीजन को लेता रहता है। अब बात ये आती है कि आखिर ऐसा कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर चला जाता है खुद ब खुद, और वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्सीजन सेल के अंदर चला आता है खुद ब खुद, बिना किसी कंपोनेंट के किसी भी हेल्प के। यानी इसको कैप्चर करने के लिए सेल के पास कोई ऑर्गन नहीं होता है कि ऐसे जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा अंदर ले आएगा, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता है। खुद ब खुद कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन बाहर से अंदर चला आता है। कैसे, तो यही हम समझेंगे। आइए, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक ही है एनसीईआरटी का, हाउ डज substances how does movement of substances takes place into a cell? How do substance move out of the cell? How does substances move out of the cell?
यानी जो सब्सटेंसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स, उनका मूवमेंट कैसे होता है सेल के अक्रॉस, यानी सेल के बाहर जाना, सेल के अंदर आना कैसे होता है। तो इसके लिए एक प्रोसेस मैं आपको बता दूं, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं डिफ्यूज़न। तो पहले आप डिफ्यूज़न को समझोगे, फिर उसके बाद ये जानोगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न is a process in which molecules of gases or liquids or solids move from higher concentration towards lower concentration। अब पहले इसको याद कर लो, फिर उसके बाद इसको समझाते हैं कि क्या होता है डिफ्यूज़न। पहले याद करिए, डिफ्यूज़न इज ए प्रोसेस in which molecules move from their higher concentration towards lower concentration। तो डिफ्यूज़न क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब मॉलिक्यूल के बारे में तो जानते ही होंगे, केमिस्ट्री तो पढ़ाई है आपने। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो किधर से किधर होता है, इस बात को ध्यान रखना, किधर से किधर होता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हमेशा ये नेचुरल है, ये नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब क्या होता है इसे समझो। जैसे अगर आप एक कमरे में खड़े हो, मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, मोबाइल चला रहे हो, ठीक है। अगर आपके छोटे भाई ने यहाँ पर एक अगरबत्ती यानी इंसेंस स्टिक को यहाँ पर उसने जला दिया, लिट कर दिया, तो जब अगरबत्ती यहाँ पर जलाई जाती है तो जो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल हैं, जहाँ पर जलाओगे वहाँ पर धुआं ज़्यादा होगा, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। जहाँ पर जलाओगे वहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। तो हम ये क्या कहेंगे कि यहाँ पर गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें अगर हम, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। गैस के मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, क्योंकि यहीं पर हमने जलाया है। तो जहाँ पर कुछ भी जहाँ पर जलाओगे वहाँ पर धुआं ज़्यादा होगा। अब वो धुआं फैलता है चारों तरफ, तो फैलता है डिफ्यूज़न की वजह से ही, क्योंकि जहाँ पर जलाओगे वहाँ पर उस गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, यानी उस गैस के मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर तो धुआं नहीं है अभी, क्योंकि जल तो यहाँ रहा, यहाँ पर तो धुआं नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, उस गैस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। उस गैस के मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या है, लो है। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है कि मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये जो मॉलिक्यूल है गैस के मॉलिक्यूल वो क्या होंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और कुछ देर बाद आपको इसकी स्मेल आने लगेगी। यानी हम खड़े यहाँ पर, अगरबत्ती वहाँ पर जला दो तो थोड़ी देर बाद हमें उसकी खुशबू आने लगती है ना। क्यों आने लगती है, क्योंकि जहाँ पर भी हम अगरबत्ती को जलाते हैं वहाँ पर उसके गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा होते हैं वे ज़्यादा से कम की तरफ आना चाहते हैं, यानी वो हमारी तरफ चारों तरफ फैलते हैं। जहाँ पर भी उस गैस के मॉलिक्यूल्स कम है उधर वो जाएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न। क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। तो आप याद करिए क्या है, डिफ्यूज़न इज ए प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है बात है, डिफ्यूज़न क्या है।
समझ में आया कि नहीं? यानी जहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वो कहाँ मूव करेंगे? उधर जहाँ पर इनके मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो अभी देखो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स नहीं थे तो वो वहाँ पर मूव करेगा, और तब तक मूव करता रहेगा कि जब तक कि पूरे कमरे में उसके मॉलिक्यूल्स की जो नंबर्स हैं वो सेम ना हो जाए। तो ये कहलाता है डिफ्यूज़न। याद करिए पहले डिफ्यूज़न क्या है। डिफ्यूज़न इज ए प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स मूव्स टूवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब आइए, डिफ्यूज़न ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल में कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री लेता है या बाहर जाता है। अब आइए उसी सेल्स को बनाते हैं। सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर कवरिंग, यह है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल में, ये इनसाइड पोर्शन है सेल का, सेल में कैसे ऑक्सीजन जाता है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आता है। तो अब क्या बताओगे? मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनते रहते हैं। तो जहाँ पर बनेंगे वहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? हाई होगा, कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो आप बताओ नेचुरल प्रोसेस डिफ्यूज़न क्या कहता है? डिफ्यूज़न क्या कहता है कि जहाँ पर हाई होगा वो वहाँ से लो की तरफ जाएगा। यहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बताइए, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अभी तो आपको बताएं, इस प्रोसेस को कहेंगे डिफ्यूज़न। तो आप क्या बताओगे? मॉलिक्यूल्स मूव इनसाइड एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। अब मैंने आपको बताया है कि इनसाइड सेल ऑक्सीजन यूज़ होता रहता है, तो ऑक्सीजन यूज़ होगा तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लगातार यहाँ पर कम होता जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। और चूंकि आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है यानी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा? आउटर इन्वायरमेंट से इनसाइड सेल, यानी बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन जाएगा खुद ब खुद। तो इस प्रोसेस को भी कहते हैं, देखो, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा डिफ्यूज़न। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मूवमेंट होता है इनसाइड एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि H2O जो है यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या कहलाता है। अब आप एक बात पहले याद करो, मैंने अभी आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। Why it is called selectively permeable membrane? Because it prevents some materials, it prevents the movement of some materials inside and out of the cell। यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनकी एंट्री को ये इनहिबिट करता है, उसको अंदर नहीं आने देता या बाहर नहीं जाने देता। इस वजह से हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वाटर का मूवमेंट भी डिफ्यूजन जैसा ही होता है, यानी जहाँ पर मान लो यहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन अगर लो है तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा बताइए? बाहर से, यानी बाहर हाई है तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब आप सोच रहे होगे कि तो ये भी डिफ्यूज़न प्रोसेस ही कहलाएगा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल मूव कर रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो आप कहोगे ये भी तो डिफ्यूज़न है। नहीं, हम इसके लिए डिफ्यूज़न कह सकते हैं, इसके लिए डिफ्यूज़न वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, बट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane is called osmosis, not diffusion। इसे हम डिफ्यूज़न नहीं कहेंगे। जब वाटर की बात आती है तो वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, देन इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद करिए तुरंत। प्रोसेस वही है कि मॉलिक्यूल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन हम वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर डिफ्यूज़न वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या कहते हैं? इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं।
क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस में आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होने की वजह से हम यहाँ पर इसे ऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन के बारे में आपने पढ़ लिया कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट अब आप ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखोगे नेक्स्ट लाइन से कि ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है। ऑस्मोसिस तो आप क्या लिखोगे कि द मूवमेंट ऑफ वाटर molecules from their higher concentration towards lower concentration through selectively permeable membrane is called osmosis। बस इतनी बात आपको समझ में आई। ऑस्मोसिस क्या है? जब वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तब हम इसे ऑस्मोसिस कहते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करें तब हम इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है अक्रॉस द सेल इज डन थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटर मीडियम इनसाइड मीडियम, देन इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये कि अगर हम किसी भी सेल को, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, अगर हम किसी सेल को किसी सॉल्यूशन में रखते हैं, चाहे वो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या फिर वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन हो, तो सेल के साथ क्या होगा? तो पहले आप कुछ पॉइंट लिखेंगे, जैसे लिखेंगे some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell by a process called डिफ्यूज़न। तो आप डिफ्यूज़न का डेफिनेशन अगर लिख चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखें तो आप डिफ्यूज़न का भी डेफिनेशन लिखेंगे कि डिफ्यूज़न इज़ ए प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम higher concentration towards lower concentration। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इन सेल some substances like कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में लिखेंगे विच इज ए सेलुलर वेस्ट, सेलुलर वेस्ट क्या होता है? यानी ऐसे मटेरियल जिसका कोई यूज़ नहीं है सेल में, तो उसे हम सेलुलर वेस्ट कहते हैं। विच इज़ ए सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी मूव outside
बाई सेल। तो लाइक CO2 लिखेंगे एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल। लिखेंगे इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट the concentration of CO2 is high as compared to that inside the cell। लिखेंगे as soon as there is a difference in concentration of CO2 outside and inside a cell, CO2 moves out of the cell। लिखेंगे from a region of high concentration to a region of low concentration outside a cell by a process called diffusion। लिखेंगे सिमिलरली ऑक्सीजन enters the cell by the process of diffusion when the level of oxygen concentration of oxygen is low inside a cell, decreases when the level of oxygen inside a cell decreases, then oxygen enters the cell by the process of diffusion। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे water also obeys the rule of diffusion। फिर लिखेंगे but the movement of water molecules through a selectively permeable membrane then it is called
ऑस्मोसिस। अब एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे कि द मूवमेंट ऑफ वाटर across cell membrane is also affected by the substances dissolved in water। यानी अगर वाटर मॉलिक्यूल्स में कुछ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड हैं तो उनकी वजह से भी जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब आता है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में कि व्हाट विल हैपन व्हेन ए एनिमल सेल और प्लांट सेल put into a solution of sugar or salt in water। अगर हम किसी भी एनिमल सेल को या किसी प्लांट सेल को अगर हम उसे एक ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें वाटर और शुगर मिक्स हैं या वाटर और सॉल्ट मिक्स हैं, तब क्या होता है। सिंपल मैं आपको समझाऊं कि होता क्या है। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ी मात्रा में शुगर है या हम शुगर की जगह पे सॉल्ट भी ले सकते हैं, नमक भी ले सकते हैं। अगर मान लो कि इसमें थोड़ी मात्रा में शुगर है और प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इसमें किसी भी सेल को प्लेस करते हैं, अगर हम किसी सेल को यहाँ पर रख देते हैं तो क्या होगा। तो इसके 3 चेंजेस में से कोई एक हो सकता है। अब वो 3 चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं आइए देखते हैं। पहला, सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी भी प्लांट सेल को या एनिमल सेल को हम किसी ऐसे सॉल्यूशन में पुट करते हैं जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, तब क्या होगा। व्हेन वी पुट ए सेल इनटू ए सॉल्यूशन in which water concentration is higher than the water concentration इनसाइड सेल। अगर हम किसी ऐसे सॉल्यूशन में सेल को पुट करते हैं जिसमें उस सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स जो सेल्स में हैं, तब क्या होगा। हमने एक गिलास में पानी रख दिया और उसमें ज़रा सा मैंने शुगर ऐड किया है, बहुत ज़रा सा शुगर ऐड किया है, तो बताओ इस सॉल्यूशन में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा या वाटर मॉलिक्यूल का। हमने तो बहुत ज़रा सा शुगर ऐड किया है ना, तो ज़्यादा क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या है हाई है। अगर इस सॉल्यूशन में हम किसी सेल को पुट करते हैं जिसमें अगर इसकी कंपैरिजन में देखा जाए तो इसमें H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या है लो है, तब क्या होगा। तब इस कंडीशन में वाटर मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी बाहर से जो H2O है वो सेल के अंदर जाने लगेगा। अब बाहर से जो H2O है सेल के इनसाइड में मूव करेगा तो सेल क्या होगा स्वेल करेगी, सेल फूल जाएगी। ठीक, ऐसे सॉल्यूशन को कि जिसमें कोई सेल
स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, या जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सिंपल। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप कटोरी में पानी लेना और उसमें कुछ किशमिश रख देना रात भर के लिए। सुबह उठ के देखोगे तो किशमिश फूल जाती है। तो क्यों फूल जाती है? इसी की वजह से, क्योंकि किशमिश के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, शुगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स लो होते हैं। तो अगर आप ऐसे मीडियम में उसे रखते हो जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो वाटर कहाँ इंटर करेगा? सेल के अंदर, जिससे सेल क्या हो जाती है? फूल जाती है। यही कारण है कि रात भर किशमिश को भिगोगे, सुबह देखोगे तो फूल जाती है। ठीक, तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को रखते हैं तो सेल क्या कर जाती है? स्वेल कर जाती है। ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स का किसी सेल के अंदर इंटर करना क्या कहलाता है? तो ये भी याद कर लीजिए कि व्हेन वाटर moves inside a cell from a medium, then it is called end osmosis। जब वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को एंड ऑस्मोसिस कहा जाता है। क्लियर है बात? तो ये हो गया एंड ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। तो एंड ऑस्मोसिस कब होगा? जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तब होगा। सेल कब स्वेल करेगी? जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे। तो आप यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे। आप पहले ये क्वेश्चन ऐसा नोट करेंगे कि व्हेन वी पुट, ये कंप्लीट नहीं है, नहीं यहाँ से लिखेंगे। व्हेन वी व्हाट विल हैपन व्हेन वी पुट ए एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन ए वाटर। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स could happen। ठीक, उसके बाद पहला पॉइंट लिखेंगे, उसमें लिखेंगे, चाहे तो यही लिख सकते हैं कि व्हेन वी पुट ए सेल इनटू ए सॉल्यूशन इन विच वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन द वाटर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड सेल। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको इरेज कर देते हैं। If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside medium is more dilute, the cell will gain the water molecules by osmosis, such a medium is called hypotonic solution।
ठीक, इतना आप लिखेंगे इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड मीडियम इज़ मोर डाइल्यूट, यानी आउटसाइड मीडियम है ये ज़्यादा डाइल्यूट है जिसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, द सेल विल गेन द वाटर मॉलिक्यूल्स बाय ऑस्मोसिस, तो जो सेल है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को गेन करेगा यानी अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति देगा, और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद आप ये फिगर बना लीजिएगा, जैसे यहाँ पर बना है वैसे ही फिगर आप बना लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे व्हेन वाटर मूव्स इनसाइड ए सेल फ्रॉम ए मीडियम देन इट इज़ कॉल्ड एंडोस्मोसिस। अब आता है, ये तो था पहला कंडीशन कि ऐसा हो सकता है कि जब मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ज़्यादा हो तब एंडोस्मोसिस हो। अगर हम दूसरा देखते हैं कि इफ़ द मीडियम हैज़ exactly the same water concentration as the cell, यानी जैसा सेल में कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का वैसा ही कॉन्सेंट्रेशन अगर मीडियम में हो तब क्या होगा, तब देयर विल बी no net movement of water across the cell membrane, यानी अगर हम किसी भी ऐसे सेल को किसी मीडियम में प्लेस करते हैं जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है जितना कि उस सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, तब कोई भी मूवमेंट सेल का नहीं होगा। देखो यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है जितना कि जो सेल हम प्लेस किए हैं इसमें, ये सेल है, जितना इसमें H2O है, H2O मॉलिक्यूल है उतना ही इसमें है, यानी कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ अगर बराबर है, यानी जितना कॉन्सेंट्रेशन H2O का इस सॉल्यूशन में है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन H2O का सेल के अंदर है, तो क्या कोई मूवमेंट होगा? जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम है, किधर भी हाई किधर भी लो नहीं है, तो नो नेट फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे सॉल्यूशन को कि जिसमें वाटर का कोई भी मूवमेंट सेल के इनसाइड या आउटसाइड ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी जब ऐसा मीडियम जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर वाटर के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो, ऐसे मीडियम को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ये फिगर बना लेंगे, पहले इतना लिखने के बाद दूसरा कंडीशन लिखने के बाद ये फिगर बनाएंगे और फिर नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे सच ए सॉल्यूशन इज known as isotonic solution। isotonic solution नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे water crosses the cell membrane in both direction। But the amount of going in is same as the amount going out। So
there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. ठीक है, अगर आप देखो तो ना तो सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और ना ही वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड से सेल में जाएगा, तो इस वजह से सेल के जो साइज़ है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। बल्कि आपको यहाँ पर मैंने बताया कि जब सेल आउटर मीडियम से इनसाइड मूव करता है तो इसकी वजह से सेल क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, तो यहाँ पर शेप चेंज हो जाता है। बट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डज नॉट चेंजेस। ये हो गया 2 कंडीशन। अब आता है तीसरा कंडीशन, इफ द मीडियम हैज़ लो concentration of water as the cell, then the cell लिखेंगे, then the cell, meaning that it is very concentrated solution। तब क्या होगा, अगर हम किसी सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में पुट करते हैं जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम हैं और इसमें शुगर, मान लो अगर शुगर की बात करते हैं तो शुगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, यानी हम चाशनी की बात कर रहे हैं, जो रसगुल्ले की रस होती है ना उसकी बात कर रहे हैं, बहुत मीठा रस, चाशनी। अगर इसमें हम किसी नॉर्मल सेल को प्लेस करते हैं तब क्या होगा, तो जब हम ऐसे मीडियम में जिसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो हो उसमें हम किसी नॉर्मल सेल को प्लेस करते हैं तब क्या होता है, तो चूँकि सेल में H2O इसके कंपेयर में H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। अब बताओ क्या होगा, वाटर मूव फ्रॉम सेल टूवर्ड्स आउटसाइड द मीडियम, यानी सेल अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा, यानी सेल से H2O बाहर चला जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब किसी सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा। अब आपने देखा कि जिस आपने रात भर के लिए किशमिश को भिगोया था तो उसमें एंड ऑस्मोसिस हुआ, वो फूल गया था पहले वाले कंडीशन में, जब सुबह आप उठे तो सारे किशमिश फूल कर अंगूर जैसे हो गए। अब चाहो तो उसी सेल को या किसी अंगूर को किसी सीढ़े में डाल दो, सीढ़ा मतलब चाशनी जिसमें शुगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, उसमें आप उसे डाल दो, तो आप में ये देखने को मिलेगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ग्रेप्स में से, अंगूर में से जो जल है, वाटर है, वो बाहर चला जाएगा और वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है, श्रिंक कर जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल श्रिंक कर जाता है वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और इस कंडीशन में सेल क्या हो जाती है, श्रिंक कर जाती हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, द सेल विल लूज वाटर by osmosis, such a solution is known as
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल विल गेट श्रिंक। ठीक, अब आप फिगर बना सकते हो। ठीक, अब आपने देखा कि जब सेल में से H2O बाहर जा रहा है, आपने पढ़ा है अभी कि जब H2O सेल के अंदर एंटर करता है तब उसे हम एंड ऑस्मोसिस कहते हैं, लेकिन जब H2O सेल से बाहर जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं, एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए सेल towards outside, then it is called X osmosis। ठीक है, बस। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल इंटर करता है या आउटसाइड वो मूव करता है, किसकी मदद से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अब हम कुछ बातें जानेंगे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, यानी वो फ्लेक्सिबल होता है, कैसे भी इधर उधर वो मुड़ सकता है, फ्लेक्सिबल। एंड इज कंपोज्ड of organic materials such as proteins and lipids। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होता है और किससे बना होता है, ये दोनों बात याद करिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक तो फ्लेक्सिबल होता है और दूसरा किसका बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो enables the cells to engulf food and other substances from its external environment। Such process is known as endocytosis। अमीबा, अभी समझा रहे हैं सारी बातें। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड बाय सच प्रोसेस। अब ये क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, ये तो समझ में आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे यहाँ पर ऐसे है ना, तो कुछ समय बाद ऐसे भी हो सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, इसका शेप चेंज हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चूँकि फ्लेक्सिबल होने की वजह से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है, ये आपने जान लिया। अब दूसरा कह रहे हैं कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। कैसे, हम अमीबा की बात करें, जैसे अमीबा के बारे में बात किया गया है कि अमीबा एंडोसाइटोसिस के द्वारा अपना जो फूड है उसको एक्वायर करता है। एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग फूड, ठीक,
तो जैसे अमीबा को अगर आप देखोगे तो अमीबा का शेप चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कभी अमीबा ऐसे था, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब मान लो यहाँ पर उसके लिए कोई फूड दिखा, अमीबा को यहाँ पर कोई फूड दिखा, तो ये अपना जो शेप है वो चेंज करेगा और एंडोसाइटोसिस करेगा। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये अपना जो शेप है वो इसके चारों तरफ घुमाने की कोशिश करेगा ऐसे। यानी अब धीरे धीरे ये अपने इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा और इसको अंदर ले लेगा, ठीक। कुछ समय बाद आप देखोगे तो ये और अपने शेप को चेंज करेगा और ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। यानी कुछ समय बाद आप देखोगे तो जो फूड पार्टिकल है वो इसके शरीर के अंदर इस तरह से चले जाते हैं। तो कैसे चला गया, ये अपना, ये कह सकते हैं इसके हाथ पैर हैं, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के मदद से ही वो मूवमेंट करता है अमीबा। तो अपना जो फूड मटेरियल है वो कैसे ऑब्टेन करता है, एंडोसाइटोसिस के द्वारा। क्या करेगा, अपने इन जो आर्म्स हैं उसको इसके चारों तरफ ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएगा और धीरे धीरे इसको अंदर ले लेगा। अंदर जब ले लेगा एक बार तो उसको डाइजेस्ट करके उससे अपना एनर्जी गेन कर लेता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है एंडोसाइटोसिस, यानी इनगल्फिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, आर फूड मटेरियल्स। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड बाई एंडोसाइटोसिस। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाय विच प्रोसेस अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड, तो बताओगे एंडोसाइटोसिस। अब आइए आते हैं आपके फिगर्स पे। हाँ, आपको बताया गया कि इफ़ व्हाट विल हैपन इफ वी पुट ए सेल इनटू ए सॉल्यूशन आइदर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, व्हाट विल हैपन। आप देखो कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में किसी सेल को प्लेस करते हैं तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, डिपेंड करता है सॉल्यूशन कैसा है। अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि जब सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो, यानी यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, हाई हो, और सेल के अंदर क्या हो, लो हो, तब कहाँ जाएगा, सेल वाटर के अंदर इंटर करेगा, जिससे सेल क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है। तो पहला कंडीशन मैंने आपको पहले बता दिया है, इसे हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस, यानी जब सेल मीडियम से अंदर की तरफ सेल के अंदर मूव करता है तो इसे हम एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। दूसरा आपने कंडीशन देखा कि दूसरा सॉल्यूशन, अगर ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें H2O का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ के H2O के कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो, बराबर हो, यानी सेल के अंदर जितना H2O मॉलिक्यूल है बाहर भी उतना ही मॉलिक्यूल है, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, सेल के शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा आपने कंडीशन देखा कि अगर हम किसी भी सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप करते हैं जिसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो हो और सेल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो, तो सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चले जाएंगे, जिससे सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक, ऐसा आप कर सकते हो कि जब आप अंगूर को किसी चाशनी में चीनी के घोल में डुबो दो या नमक के घोल में डुबो दो तो ऐसा हो सकता है। इसे हम कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। या आप घर पे करके देख लीजिएगा। और आपने पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ पर प्रोटीन देख रहे हैं, ये सारे आप जो येलो कलर का देख रहे हैं ये आपके लिपिड हैं। तो लिपिड और प्रोटीन ये दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और डिटेल आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। अब यहाँ पर आपका एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो आपको बता दिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे मूव करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा सेल के अंदर प्रवेश करते हैं या सेल से बाहर जाते हैं। वाटर कैसे मूव करता है, वाटर भी डिफ्यूज़न के रूल्स को ही ओबे करता है,
यानी उसी के रूल को फॉलो करता है डिफ्यूज़न के ही, लेकिन हम यहाँ पर वाटर के मूवमेंट को डिफ्यूज़न ना कह के ऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इस वजह से यहाँ पर हम वाटर के केस में हम इसे डिफ्यूज़न कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर लिखे गए हैं, चाहे आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो, यानी सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल, सॉरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी अगर हम देखें सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इस वजह से सेल एज सुन एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड सेल, यानी जैसे ही अंतर आता है कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन में इनसाइड ए सेल एंड आउटसाइड मीडियम, देन द CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल। इसके कारण यानी मैंने आपको बताया था कि सेल में CO2 बनता रहता है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन CO2 का लो हो गया। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन के CO2 के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी डिफरेंस आता है, मूवमेंट शुरू हो जाता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी CO2 मूव्स आउटसाइड द सेल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन outside the cell by the process of diffusion. Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? तो इसका आंसर होगा the plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials. यानी कह रहे हैं कि हम किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि सेलेक्टिव पार्टिकल को ही मूवमेंट करने देता है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, यानी किसी सेलेक्टिव मॉलिक्यूल को ही सेल के अंदर और बाहर जाने देता है। इसी वजह से हम इसे सेलेक्टिव परमेबल, सभी मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर नहीं जाने देता। ठीक, तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। बस आज का टॉपिक इतना ही, जिसमें आपने जाना कि कैसे सेल के अंदर और बाहर मटेरियल्स जाते हैं, मूव करते हैं। आपने जाना कि एंड ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सारी बातें आपने पार्ट 2 में जाना। अब इसके बाद जो भी टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर्स देने हैं कमेंट बॉक्स में भी और अपनी कॉपी में भी नोट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर फर्स्ट सेल? नेक्स्ट क्वेश्चन, who gave cell theory? Next question, who discovered nucleus of cell? Next, who discovered first living cell? Next question, which one is the smallest living cell in the world? Next, why it is called the cell is a structural and functional unit of life? Next, what will happen when we put a cell into a hypertonic solution? Next, what will happen if we put a cell into a hypotonic solution? Last question, what will happen when we put a cell into isotonic solution? बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपके कमेंट बॉक्स में भी देना है, अपने कॉपी में भी नोट करना है। आगे जो भी टॉपिक होगा वो जल्दी आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।